नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी फांसी सुनाने जा रही हूँ। रेवती शंकर तथा पंडित कामता प्रसाद में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक ही स्कूल तथा एक ही क्लास में वर्षों तक साथ साथ पढ़े थे। बाबू रेवती शंकर एक धन संपन्न व्यक्ति थे। उनके पिता रियासतदार और जमींदार आदमी थे। पंडित कामता प्रसाद मध्यम श्रेणी के व्यक्ति थे। उनके केवल 2 मकान थे। एक में वह स्वयं रहते थे, दूसरा 30 रुपए मासिक पर किराए पर उठा हुआ था। पंडित कामता प्रसाद के परिवार में केवल 4 प्राणी थे। एक तो वह स्वयं, उनकी पत्नी, माता तथा पिता। उनके पिता एक बैंक में हेड क्लर्क थे। पंडित कामता प्रसाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज से LMS की परीक्षा पास करके आए थे और उन्होंने डॉक्टरी करना शुरू ही किया था। पंडित कामता प्रसाद अपने छोटे से औषधालय में बैठे हुए थे। उनके सामने मेज पर सर्जरी के औजारों का एक बॉक्स खुला हुआ रखा था। कामता प्रसाद उसमें की एक एक वस्तु उठा कर बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे थे। इसी समय उनके मित्र रेवती शंकर आ गए। रेवती शंकर ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, क्या हो रहा है? कामता प्रसाद मुस्कुराकर बोले, कुछ नहीं, कुछ सर्जरी का सामान मंगाया था, वह आज ही आया है, वही देख रहा था। रेवती शंकर भी उन वस्तुओं को देखने लगे। 3-4 बड़े बड़े चाकुओं को देखकर रेवती शंकर बोले, यह चाकू तो यार बड़े सुंदर है, जी चाहता है इनमें से एक मैं ले लूं। कामता प्रसाद हंसकर बोले, तुम क्या करोगे? करूंगा क्या, रखे रहूंगा। यह तो चीर फाड़ के काम के हैं। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, इनसे साग भाजी थोड़े ही कतरी जाएंगी। मैंने सोचा कदाचित तुम इसीलिए चाहते हो, कामता प्रसाद ने हंसकर कहा। अरे नहीं, ऐसा बेवकूफ़ मत समझो, मुझे अच्छे मालूम हो रही है, इससे जी लग जा रहा है, तो एक ले लो। तुम्हारा सेट तो खराब ना होगा? नहीं, सेट खराब नहीं होगा, मैंने एक चाकू अधिक मंगा लिया था। तब ठीक है, कहकर रेवती शंकर ने एक चाकू ले लिया। बड़े तेज चाकू हैं। रेवती शंकर ने उस चाकू की धार पर उंगली फेर कर कहा, सर्जरी में तेज ही की आवश्यकता होती है। जितना तेज औजार होगा, ऑपरेशन उतना ही शीघ्र तथा अच्छा होगा। रेवती शंकर चाकू को एक कागज में लपेटकर जेब में रखते हुए बोले, यदि मुड़ने वाला होता तो बड़ा ही सुंदर होता। सर्जरी वाले चाकू मुड़ने वाले बहुत कम होते हैं। इतना बड़ा चाकू तो कभी भी मुड़ने वाला नहीं होता। कुछ रोगी आने लगे कि नहीं? अभी बैठते हुए दिन ही कितने हुए हैं? 1 महीने से अधिक तो हो ही गया होगा। तो फिर क्या बहुत दिन हो गए? साल 6 महीने में कुछ प्रैक्टिस चमकेगी, अभी तो केवल हाजिरी है। कुछ हर्ज ना हो तो आओ चलो घूम आए। मुझे काम ही कौन है, चलो चले। किधर चलोगे? चलो इधर बाजार की ओर चलें। बाजार की तरफ चल के क्या लोगे? चलना है तो इधर बाहर की ओर चलो, संध्या समय है, खुली वायु का आनंद ले। बस तुम तो वही डॉक्टर की बातें करने लगे। कौन हम रोगी या दुर्बल हैं? यह शिक्षा आप रोगियों के लिए सुरक्षित रखिए। खुली वायु तो सबके लिए लाभदायक है, इसमें रोगी निरोगी की कौन सी बात है। इस समय तो बाजार की ओर चलो, फिर देखा जाएगा। अच्छी बात है, जैसी तुम्हारी इच्छा। कामता प्रसाद ने औजारों को बक्स में बंद करके अलमारी में रख दिया और नौकर से बोले, रामधन, हम घूमने जाते हैं, तुम 7:30 बजे बंद करके चाबी घर पहुंचा देना। यह कहकर कामता प्रसाद ने अपनी टोपी उठाई और रेवती शंकर से बोले, चलो। दोनों व्यक्ति चले और घूमते फिरते चौक पहुंचे। चौक में प्रविष्ट होते ही रेवती शंकर ने कहा, देखिए कितनी रौनक है, जंगल में यह आनंद कहाँ? कामता प्रसाद मुस्कुराकर बोले, निसंदेह जंगल में तो यह भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। आदमियों की तो रौनक होती है, जहाँ आदमी नहीं वहाँ क्या रौनक हो सकती है? अपनी अपनी रुचि की बात है, किसी को यह पसंद है, किसी को वह। इसी प्रकार की बातें करते हुए दोनों व्यक्ति मंद गति से जा रहे थे। हठात रेवती शंकर ने कामता प्रसाद का हाथ दबाकर कहा, जरा ऊपर तो देखो। कामता प्रसाद ने ऊपर दृष्टि उठाई। एक छज्जे पर एक वैश्या बैठी हुई थी। वैश्या युवती तथा अत्यंत सुंदर थी। कामता प्रसाद बोले, यह कौन है? पहले तो इसे कभी नहीं देखा, जान पड़ता है कहीं बाहर से आई है। अच्छा सौंदर्य है, क्या बात है, हजारों में एक है, परंतु किस काम का? क्यों? वैश्या का सौंदर्य तो उस पुष्प के समान है जो देखने में तो बड़ा सुंदर है, परंतु नीरस तथा निर्गंध है। अब लगे फिलॉसफी बघारने, इन्हीं बातों से मुझे नफरत है। झूठ थोड़े ही कहता हूँ। रहने दीजिए,
बड़े तत्ववक्ता की दुम बने हैं। अच्छा ना सही, बोलो चलते हो? 5 मिनट बैठ कर चले आएंगे, परिचय हो जाएगा। अजी बस रहने भी दो, तुम्हें हमारी कसम, केवल 5 मिनट के लिए। इस समय जाने दो, फिर किसी दिन सही। रेवती शंकर समझ गए कि कांता प्रसाद की इच्छा तो है, पर ऊपर से साधुता दिखाने के लिए अस्वीकार कर रहे हैं। अतएव उन्होंने कहा, फिर का झगड़ा मैं नहीं पाता। तुम जानते हो, मेरे जुम्मे जो आता है वह मैं तत्काल करता हूँ। कांता प्रसाद ने कहा, सो तो यह कौन सी अच्छी बात है? ना सही, पर स्वभाव तो है। कहा मानो इस समय टाल जाओ, टालने वाले पर लानत है। ओफो, इतने मुग्ध हो गए। अच्छा लौटते हुए सही, तब तक जरा और अंधेरा हो जाएगा। हाँ, यह मानी। दोनों व्यक्ति आगे बढ़ गए और आध घंटे तक इधर उधर फिरने के पश्चात लौटे। इस समय तक 7 बज चुके थे और यथेष्ट अंधेरा हो चुका था। जब ये दोनों उक्त मकान के नीचे आए तो ठिठक गए। रेवती शंकर ने एक बार इधर उधर देखा और हट से जीने पर चढ़ गए। कांता प्रसाद ने भी उनका अनुसरण किया। उपरोक्त घटना के पश्चात 1 मास व्यतीत हो गया। रेवती शंकर उक्त वैश्या के यहाँ स्वच्छंदता पूर्वक आने जाने लगे। उनके साथ कांता प्रसाद भी कभी कभी चले जाते थे। एक दिन संध्या समय रेवती शंकर वैश्या के यहाँ पहुंचे। वैश्या ने, जिसका नाम सुंदरबाई था, रेवती शंकर से पूछा, डॉक्टर साहब नहीं आए? हाँ, नहीं आए। वह बहुत कम आते हैं, इसका क्या कारण है? वह मेरे साथ के कारण चले आते हैं। वैसे वह वैश्याओं के यहाँ बहुत कम आते जाते हैं। सुंदरबाई म्लान मुख देख होकर मौन हो गई। रेवती शंकर ने पूछा, क्यों, डॉक्टर साहब की याद क्यों आई? डॉक्टर साहब बड़े भले आदमी हैं, मुझे वह बड़े अच्छे लगते हैं। रेवती शंकर के हृदय में ईर्ष्या का बवंडर उठा। उन्होंने पूछा, उनके आने से तुम्हें कुछ प्रसन्नता होती है? हाँ, अवश्य होती है। और मेरे आने से? रेवती शंकर ने सुंदरबाई के मुख का भाव देखकर समझ लिया कि वह मिथ्या बोल रही है। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे आने से नहीं होती। क्यों, आप मेरा कुछ छीन लेते हैं क्या? सुंदरबाई ने किंचित मुस्कुरा कर कहा। रेवती शंकर सुंदरबाई से एक प्रेमपूर्ण उत्तर सुनना चाहते थे, परंतु जब उसने केवल उपरोक्त बात कहकर मौन धारण कर लिया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। उनके मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि कदाचित सुंदरबाई डॉक्टर साहब से प्रेम करती है। इस शंका के उत्पन्न होते ही कांता प्रसाद के प्रति उनके हृदय में द्वेष उत्पन्न हुआ। रेवती शंकर ने उसी समय निश्चय किया कि इस बात की जांच करनी चाहिए। उस दिन वे थोड़ी देर बैठकर चले आए। दूसरे दिन वे कांता प्रसाद के पास पहुंचे। उनसे उन्होंने कहा, कल सुंदरबाई तुम्हें याद कर रही। कांता प्रसाद ने नेत्र विस्फारित करके मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद कर रही थी? भला मुझे वह क्यों याद करने लगी? तुम्हारे होते हुए उसका मुझे याद करना आश्चर्य की बात है। रेवती शंकर अशुष्क हंसी के साथ बोले, क्यों, मुझ में कौन से लाल लटके हैं? लाल क्यों नहीं टंगे हैं? तुमसे उसे 4 पैसे की आमदनी है, मेरे पास क्या धरा है? तुमने अभी तक उसे 100-200 दे ही दिए होंगे, मैंने क्या दिया? फिर भी वह तुम्हें याद करती है। इसलिए याद करती होगी कि उनसे कुछ नहीं मिला, कुछ वसूल करना चाहिए। तो यहाँ वह गुड़ ही नहीं जिसे चींटियाँ खाए। है, जो कुछ हो, आज तो मेरे साथ चलो। क्षमा करो, नहीं, आज तो चलना पड़ेगा। भाई साहब, मेरी इतनी हैसियत नहीं जो वैश्याओं के यहाँ जाऊँ। मैं गरीब आदमी हूँ, यह काम तो हमारे जैसे धनी लोगों का है। तो वह कौन तुमसे रोकड़ मांगती है? मांगे कैसे? जब कुछ गुंजाइश पावे तब तो मांगे। आपकी तरह मैं भी रोज आने जाने लगूं तो मुझसे भी सवाल करें। अजी नहीं, यह बात नहीं। अच्छा है, आज तो चले चलो। माफ करो। अरे तो कुछ आज जाने से वह तुम्हारी कुर्की न करा लेगी? नहीं, यह बात नहीं। तो फिर? वैसे ही जहाँ तक बचूं अच्छा ही है। अच्छा तो चलना ही पड़ेगा, आज तो चलना ही पड़ेगा। है, तुम जिद करते हो तो चला चलूंगा। दोनों सुंदरबाई के मकान पर पहुंचे। डॉक्टर साहब को देखते ही सुंदरबाई का मुख हिल उठा। उसने बड़े प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। रेवती शंकर सुंदरबाई के व्यवहार को बड़े ध्यान पूर्वक देख रहे थे। सुंदरबाई ने पूछा, डॉक्टर साहब, आप हमसे कुछ नाराज हैं क्या? डॉक्टर साहब ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, नाराज होने की कौन सी बात है। तो फिर आते क्यों नहीं? एक तो फुर्सत नहीं मिलती, दूसरे हम गरीबों की पूछ आपके यहाँ कहाँ। सुंदरबाई कुछ लज्जित होकर बोली, नहीं, आपका यह भ्रम है। हम भी आदमी पहचानते हैं। हर एक आदमी से रंडीपन का व्यवहार काम नहीं देता।
आप में यह विशेषता हो तो मैं कह नहीं सकता, अन्यथा साधारणतः वैश्याओं की यही दशा है कि उनके यहाँ धनी आदमी ही पूछे जाते हैं। नहीं, मेरे संबंध में ऐसा आप कभी न सोचिएगा। है, मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि आप में यह दोष नहीं है। जब तक कामता प्रसाद बैठे रहे तब तक सुंदरबाई उन्हीं से बात करती रही। रेवती शंकर को उसका यह व्यवहार बहुत ही बुरा लगा। 1 घंटे पश्चात कामता प्रसाद बोले, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सुंदरबाई ने कहा, आया कीजिए। हाँ, आया करूँगा। यह कहकर रेवती शंकर से बोले, चलते हो? तुम जाओ, मैं तो जरा देर बैठूंगा। अच्छी बात है, कहकर कामता प्रसाद चल दिए। उसके जाने के पश्चात सुंदरबाई रेवती शंकर से बोली, बड़े शरीफ आदमी है। रेवती शंकर रुखाई से बोले, हाँ, क्यों नहीं। इसके पश्चात दोनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। तदुपरांत रेवती शंकर सुंदरबाई के कुछ निकट खिसक कर बोले, सुंदरबाई, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, यह शायद अभी तुम्हें मालूम नहीं हुआ। सुंदरबाई ने कहा, यह आपकी कृपा है। रेवती शंकर ने मुंह बनाकर कहा, केवल इसके कहने से मुझे संतोष नहीं हो सकता। प्रेम सदैव प्रतिदान चाहता है। चाहता होगा, मुझे तो अभी तक इसका अनुभव नहीं हुआ। अब होना चाहिए। अपने बस की बात हो रही है। मैं तुम्हारी प्रत्येक अभिलाषा, प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने को तत्पर रहता हूँ। फिर भी तुम्हें मेरे प्रेम पर संदेह है। न मुझे संदेह है और न विश्वास है। आप मेरी खातिर करते हैं तो मैं भी आपकी खातिर करती हूँ। केवल खातिर करने से मुझे संतोष नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ वैसे ही तुम भी मुझसे प्रेम करो। यह तो मेरे बस की बात नहीं है। होना चाहिए तो सब कुछ, पर जब हो तब ना। वैसे यदि हमारे पेशे की बात पूछिए तो हम हर आदमी से यही कहती हैं कि हम जितना तुमसे प्रेम करती हैं उतना किसी से भी नहीं। परंतु मेरा यह दस्तूर नहीं है। मैं तो साफ बात कहती हूँ। आप हमारे ऊपर पैसा खर्च करते हैं, हम उसका बदला दूसरे रूप में चुका देती हैं। झगड़ा तय है। रही प्रेम और मोहब्बत की बात, तो यह बात हृदय से संबंध रखती है। आपका जोर हमारे शरीर पर है, हृदय पर नहीं। रेवती शंकर चुप हो गए। उन्होंने मन में सोचा, यह निश्चय ही कामता प्रसाद से प्रेम करती है, तभी ऐसी स्पष्ट बातें करती है। यह विचार आते ही उनके हृदय में कामता प्रसाद के प्रति हिंसा का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने कुछ देर पश्चात कहा, शायद उन्हें आज तक किसी से प्रेम नहीं हुआ। सुंदरबाई हंसकर बोली, यदि प्रेम हुआ होता तो हम इस तरह बाजार में बैठी होती। आप बच्चों की सी बातें करते हैं। हमारे पेशे से और प्रेम से बैर है। जो जिससे प्रेम करता है वह उसी का होकर रहता है। रेवती शंकर को सुंदरबाई के इस उत्तर पर यद्यपि विश्वास नहीं हुआ, परंतु कुछ सांत्वना अवश्य मिली। उन्होंने कहा, है, मुझसे तो तुम्हें प्रेम करना ही पड़ेगा। सुंदरबाई ने मुस्कुराकर कहा, यदि करना पड़ेगा तो करूंगी, पर जब करूंगी तो हृदय की प्रेरणा से। जबरदस्ती कोई किसी से प्रेम नहीं करा सकता। एक दिन सुंदरबाई की माता को हैजा हो गया। सुंदरबाई ने कामता प्रसाद को बुलवाया। कामता प्रसाद ने बड़े परिश्रम से उसे अच्छा किया। चलते समय सुंदरबाई ने उन्हें फीस देनी चाहिए। कामता प्रसाद ने फीस लेना अस्वीकार करते हुए कहा, मैं इतनी बार तुम्हारे यहाँ आया, पान इलायची खाता रहा, गाना सुनता रहा, मैंने तुम्हें क्या दिया, इसीलिए मैं तुमसे फीस नहीं ले सकता। उस दिन से कामता प्रसाद का आदर और भी अधिक होने लगा। इधर ज्यों ज्यों कामता प्रसाद का आदर सम्मान बढ़ता जाता था, त्यों त्यों रेवती शंकर जल भुनकर राख होते जा रहे थे। वह सोचते थे, मैं इतना रुपया पैसा खर्च करता हूँ, पर मेरा इतना आदर नहीं होता जितना कामता प्रसाद का होता है। मेरे जाने पर भी यद्यपि वह मुस्कुराकर मेरा स्वागत करती है, पर वह बात नहीं रहती। मुझसे वह कुछ खिंची सी रहती है। यह बात वास्तव में सत्य थी। सुंदरबाई रेवती शंकर से खिंची रहती थी। इसके 2 कारण थे। एक तो रेवती शंकर उसे पसंद नहीं था, इस कारण स्वाभाविक खिंचाव था। दूसरे, व्यवसाय नीति के कारण भी कुछ खिंचाव था। सुंदरबाई को अपने रूप यौवन पर इतना गर्व था तथा विश्वास था कि वह उन लोगों से जो उस पर मुग्ध होते थे खुद खुचे रहने में ही अधिक लाभ समझती थी। रेवती शंकर के संबंध में उसकी यह नीति सर्वथा लाभप्रद निकली। रेवती शंकर उसे प्रसन्न करने तथा उसके अपने ऊपर कृपालु बनने के लिए ही नहीं, वरन अपने प्रति उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए उसकी प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य करने के लिए प्रस्तुत रहते। इसके परिणाम स्वरूप सुंदरबाई को उनसे यथेष्ट आय थी। कामता प्रसाद के प्रति सुंदरबाई का व्यवहार इसके सर्वथा प्रतिकूल था। सुंदरबाई तो पहले से ही कामता प्रसाद की सरल स्वभाव, भलमानस
व्यवहार, कुशलता, स्पष्टवादिता आदि गुणों पर मुग्ध थी। कांता प्रसाद सुंदर भी यथेष्ट थे। उनका पुरुष सौंदर्य रेवती शंकर से सैकड़ों गुना अच्छा था, परंतु सबसे अधिक जिस बात से सुंदरबाई पर प्रभाव डाला वह उसके रूप यौवन के प्रति कांता प्रसाद की निष्प्रहता थी। कांता प्रसाद के किसी हाव भाव से यह कभी प्रकट नहीं हुआ कि वे सुंदरबाई पर मुग्ध हैं। सुंदरबाई के लिए यह एक नवीन और अद्भुत बात थी। आज तक जितने पुरुष उसके पास आए वे सब उसकी रूप ज्योति पर पतंगे की भांति गिरे। अन्य पुरुषों के समक्ष वह अपनी श्रेष्ठता अनुभव करती थी, परंतु कांता प्रसाद के समक्ष उसे अपनी श्रेष्ठता का अनुभव न होकर उन्हीं की श्रेष्ठता का अनुभव होता था। यही कारण था कि सुंदरबाई का व्यवहार कांता प्रसाद के साथ निष्कपट तथा स्नेहपूर्ण था। इधर रेवती शंकर सुंदरबाई के प्रेम में प्रेमोन्मत्त से हो रहे थे। वे यह चाहते थे कि उनके होते हुए सुंदरबाई किसी भी पुरुष की ओर न देखे। इधर सुंदरबाई की यह दशा थी कि जब कभी कांता प्रसाद कई दिनों तक उसके यहाँ ना पहुँचते तो वह अस्वस्थ होने का बहाना करके उन्हें बुलवाती थी। उस समय कांता प्रसाद को केवल अपने व्यवसाय की दृष्टि से उसके यहाँ जाना ही पड़ता था। एक दिन रेवती शंकर संध्या के पश्चात जब सुंदरबाई के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सुंदरबाई कांता प्रसाद के घुटनों पर सिर रखे लेटी है और कांता प्रसाद उसके सिर पर हाथ फेर रही है। यह देखते ही रेवती शंकर की आंखों के नीचे कुछ क्षणों के लिए अंधेरा छा गया। उधर उन्हें देखते ही कांता प्रसाद ने शीघ्रतापूर्वक उसका सिर अपने घुटनों पर से हटा दिया और रेवती शंकर की ओर देखकर कुछ झेपते हुए बोले, इनके सिर में बड़े जोर का दर्द था, अतएव इन्होंने मुझे बुलवाया। मैंने दवा लगाई है, अब कुछ कम है। रेवती शंकर कांता प्रसाद को सिटपटाते देख ही चुके थे, अतएव उन्होंने समझा कि कांता प्रसाद केवल बात बना रहे हैं। उन्होंने एक शुष्क मुस्कान के साथ कहा, आपके हाथ लगे और दर्द कम ना हो, यह अनहोनी बात है। यह कहकर रेवती शंकर ने सुंदरबाई पर एक तीव्र दृष्टि डाली। सुंदरबाई उस दृष्टि को सहन न कर सकी। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। कांता प्रसाद खड़े होकर सुंदरबाई से बोले, तो अब मैं जाता हूँ, तुम थोड़ी देर बाद दवा एक बार और लगा लेना। बैठिए बैठिए, आपकी उपस्थिति दर्द को दूर करने में बहुत बड़ी सहायता देगी। रेवती शंकर ने स्पष्ट व्यंग के साथ यह बात कही। कांता प्रसाद रेवती शंकर के इस व्यंग से कुछ व्यथित होकर बोले, निसंदेह डॉक्टर से लोग ऐसी ही आशा रखते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। इतना कहकर कांता प्रसाद चल दिए। उनके चले जाने के बाद रेवती शंकर ने सुंदरबाई से कहा, अब तो साधारण सी बातों में भी डॉक्टर बुलाए जाने लगे। सुंदरबाई ने कहा, तो फिर क्या आप यह चाहते हैं कि जब कोई मृत्युशैया पर पड़ा हो तभी डॉक्टर बुलाया जाए? नहीं नहीं, आप जब चाहिए बुलाइए, मना कौन करता है? मना कर ही कौन सकता है? मेरा जो चीज चाहेगा करूंगी, मैं किसी की लौंडी बांधी तो हूँ नहीं। रेवती शंकर होंठ चबाते हुए बोले, ठीक है, कौन मना कर सकता है? इस वाक्य को रेवती शंकर ने 2-3 बार कहा। सहसा रेवती शंकर का मुख रक्तावर्ण हो गया, आंखें उबल आई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर सुंदरबाई की कलाई पकड़ ली और दांत पीसते हुए बोले, कौन मना कर सकता है? मैं मना कर सकता हूँ, जिसने अपना तन मन धन तुम्हारे चरणों पर डाल दिया। सुंदरबाई अपनी कलाई छुड़ाने की चेष्टा करते हुए बोली, अजी बस जाइए, ऐसे यहाँ दिन भर में न जाने कितने आते हैं। आते होंगे, परंतु मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। सुंदरबाई ने एक झटका देकर अपनी कलाई छुड़ा ली और कर्कश स्वर में बोली, तुम बेचारे क्या दिखा दोगे? ऐसी धमकी में मैं नहीं आ सकती। चले जाओ यहाँ से, बड़े वारिस खां बनकर। तुम होते कौन हो? वही कहावत है, मुंह लगाई डोमनी, गाह बेताल बेताल। रेवती शंकर ने कुछ नम्र होकर कहा, देखो सुंदरबाई, यह बातें छोड़ दो, इसका परिणाम बुरा होगा। क्या बुरा होगा? तुम क्या कर लोगे? खैरियत इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चले जाइए और आज से यहाँ पैर न धरिएगा, नहीं तो पछताइएगा। रेवती शंकर अप्रतिभ होकर बोले, अच्छा यह बात है? जी हाँ, यही बात है। मैं आपकी विवाहिता नहीं हूँ, यह बातें वही सहेगी, मैं नहीं सह सकती। अच्छी आए, हम लोग ऐसे किसी एक के होकर हैं तो बस हो चुका। रेवती शंकर कुछ क्षणों तक चुपचाप बैठे होंठ चबाते रहे। तत्पश्चात एकदम से उठकर खड़े हो गए और बोले, अच्छी बात है, देखा जाएगा। इतना कहकर रेवती शंकर चल दिए। उपरोक्त घटना के 1 सप्ताह बाद एक दिन प्रातः सोच आदि से निवृत्त होकर कांता प्रसाद चाय पी रहे थे। उसी समय सहसा पुलिस ने उनको घेर लिया। एक सब इंस्पेक्टर उनके घर में घुस आया। उसने आते ही कांता प्रसाद से पूछा, डॉक्टर कांता प्रसाद आप ही हैं? कांता प्रसाद ने विस्मित होकर कहा, हाँ मैं ही हूँ, कहिए।
सब इंस्पेक्टर ने कहा, मैं आपको सुंदरबाई का खून करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। कामता प्रसाद हद बुद्धि होकर बोले, सुंदरबाई का खून? कामता प्रसाद केवल इतना ही कह पाए, आगे उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सब इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल से कहा, लगाओ हथकड़ी। इसके पश्चात इंस्पेक्टर ने उस कमरे की तलाशी ली और एक कोट तथा कमीज बरामद की। कमीज के दाहिने कफ में खून का दाग लगा हुआ था। इंस्पेक्टर ने उसे देखकर सिर हिलाया। इसके पश्चात उसने कोट को देखा। कोट के 2 बटन गायब थे। इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से एक डिबिया निकाली। डिबिया खोलकर 2 बटन निकाले। उन बटनों को कोट के अन्य बटनों से मिलाकर देखा। दोनों बटन अन्य बटनों से आकार प्रकार में पूर्णतः मिल गए। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है। उसने कमीज तथा बटन अपने अधिकार में किया। इसी समय कामता प्रसाद के पिता भी आ गए। उन्होंने जो पुत्र के हाथ में हथकड़ी लगी देखी तो घबरा कर पूछा, क्यों, क्या बात है? इंस्पेक्टर ने कहा, कल रात में सुंदरबाई नामी तबायफ का कत्ल हो गया। यहाँ कुछ ऐसी चीजें पाई गई हैं जिनसे यह साबित होता है कि सुंदरबाई का खून कामता प्रसाद ने किया है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है। कामता प्रसाद के पिता कंपित स्वर में बोले, नहीं नहीं, यह असंभव है। सब इंस्पेक्टर, हमारी गलती साबित करने के लिए आपको काफी मौका मिलेगा, घबराइए नहीं। कामता प्रसाद बोले, निसंदेह पिताजी, आप घबराइए नहीं, इसमें कोई विकट रहस्य है। हमें अदालत के सामने काफी मौका मिलेगा। सब इंस्पेक्टर ने अधिक बात करने का अवसर ना दिया। कामता प्रसाद को साथ लेकर सीधा उनके दवाखाने पहुंचे। कामता प्रसाद ने देखा कि उनके दवाखाने पर भी पुलिस का पहरा है। दवाखाने की चाबी सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद के घर से ले आया था, अतएव दरवाजा खोला गया। उसकी तलाशी लेकर वह बक्स निकाला गया जिसमें सर्जरी के औजार थे। वह बक्स भी इंस्पेक्टर ने अपने अधिकार में कर लिया। नियत समय पर कामता प्रसाद का मुकदमा आरंभ हुआ। पुलिस की ओर से 4 वस्तुएं पेश की गई। एक तो वह चाकू जिससे खून किया गया था, कामता प्रसाद का कोट, कमीज और एक रुमाल खून से रंगा हुआ था। सरकारी वकील ने अदालत को वो दोनों बटन दिखाए। ये बटन जिस कमरे में खून हुआ था उसमें पाए गए थे और दोनों कामता प्रसाद के कोट के बटनों से मिलते जुलते थे। रुमाल पर उनका ही नाम कड़ा हुआ था। कमीज के कफ पर खून का दाग था। वह चाकू जिससे हत्या की गई थी, कामता प्रसाद के सर्जरी के औजारों में के अन्य 2 चाकुओं से पूर्णतः मेल खाता था। इसके अतिरिक्त पुलिस की ओर से 4 गवाह पेश हुए थे। 2 मुसलमान दुकानदार जिनकी दुकानें सुंदरबाई के मकान के नीचे ही थी। सुंदरबाई की माता, उनकी एक दासी, नौकरानी, सुंदरबाई की माता और उन दोनों दुकानदारों के बयान कामता प्रसाद के खिलाफ थे। स्वयं कामता प्रसाद ने अपने बचाव में जो दलील दी थी वह भी निराधार साबित हुई। कामता प्रसाद सेशन सपुर्द कर दिए गए। पिता ने बेटे को छुड़ाने की बहुत चेष्टा करी, परंतु सब व्यर्थ। फांसी होने के 2 दिन पहले कामता प्रसाद के माता पिता तथा उनकी पत्नी उनसे मिलने गई थी। उस समय का वर्णन करना असंभव है। माता अपने पुत्र को छाती से लगाए हृदय विदीर्ण हो जाए ऐसी बातें कर रही थी। पत्नी तो हाय मेरी प्राण, बस इतना कहकर ही बेहोश हो गई थी। कामता प्रसाद की आंखों में आंसू थे, परंतु मुंह बंद था। मिलने का समय समाप्त होने पर कामता प्रसाद ने अपने पिता से कहा कि मैं कुसंगत का शिकार हो गया था, परंतु इतना मुझे विश्वास हो गया कि समाज न्याय की ओट में अन्याय भी करता है। जाते जाते उसने अपने पिता से कहा कि वह रेवती शंकर को उसके पास भेज दे, वह मिलना चाहता है। दूसरे दिन रेवती शंकर भी पहुंचा। कामता प्रसाद ने रेवती शंकर की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, रेवती शंकर, जानते हो मैं किस लिए फांसी पर चढ़ रहा हूँ? इतना सुनते ही रेवती शंकर का शरीर कांपने लगा। वह आंखें नीचे करके बोला ही नहीं। कामता प्रसाद ने उसका मुंह ऊपर करके कहा, मेरी ओर देखो, घबराओ नहीं। मैं केवल इसलिए फांसी पर चढ़ रहा हूँ कि मैंने तुम्हें बचाने की चेष्टा की थी। मैंने अदालत से यह नहीं कहा कि वह तीसरा चाकू तुम ले गए थे। मैंने यह भी नहीं कहा कि सुंदरबाई के कारण तुम्हारा और मेरा कई बार झगड़ा हुआ था। तुमने उसे कई बार धमकी दी थी। रेवती शंकर, मैंने तुम्हें फंसाकर यह संदेह उत्पन्न करा के अपने प्राण बचाना कायरता और मित्रता के प्रति विश्वासघात समझा। संभव था कि मैं छूट भी जाता, पर मेरे छूटने का अर्थ था तुम्हारा फंसना। न्याय तो एक का बलिदान लेता, मेरा ना लेता तो तुम्हारा लेता। अब इतना तो बता दो कि मेरा विचार ठीक है या नहीं। रेवती शंकर ने अपनी आंखें नीचे कर ली।
कांता प्रसाद ने मुस्कुराते हुए उस पर जो दृष्टि डाली, वह दृष्टि थी जो एक महात्मा दया के योग्य एक पापी पर डालता है। कांता प्रसाद को फांसी दे दी गई। फांसी के एक सप्ताह पश्चात रेवती शंकर ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। उसके कमरे में एक बंद लिफाफा पाया गया, जिसमें उसने लिखा था कि सुंदरबाई की हत्या कांता प्रसाद ने नहीं की, मैंने की थी। सुंदरबाई ने मेरे प्रेम को ठुकराया था, इसके लिए मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता था। उस दिन कांता प्रसाद जब उसके मकान से उतरे तो उनके अस्त व्यस्त कपड़ों को देख मेरे शरीर में आहट लग गई। मैं जानता था कि कांता प्रसाद सुंदरबाई की जरा परवाह नहीं करती, वही उनसे प्रेम करती थी। मैं अपने को संभाल न सका और सुंदरबाई के कोठे पर चढ़ गया। सुंदरबाई उस समय अस्त व्यस्त कपड़ों में पलंग पर लेटी थी। मैं क्रोधोन्मत्त हो गया और मैंने जाते ही उसका मुंह दाबकर चाकू उसकी छाती में घुसेड़ दिया। मुझे किसी ने नहीं देखा था। जब मुझे पता चला कि कांता प्रसाद फंस गए हैं तो मुझे दुख हुआ, परंतु मृत्यु का भय, फांसी पर लटकने के भयानक विचार ने मुझे इतना कायर बना दिया कि मैं अपना अपराध स्वीकार न कर सका और न ही कांता को बचा सका। कांता प्रसाद को यह रहस्य मालूम था। जेल में अंतिम भेंट होने पर मुझे यह बात मालूम। अब मेरे लिए संसार शून्य है। मैंने दो हत्याएं की हैं। पश्चाताप की ज्वाला से तन मन भस्म हुआ जा रहा है, इसलिए मैं आत्महत्या करता हूँ। जिस समय कांता प्रसाद के पिता को यह बात मालूम हुई, कांता प्रसाद निरपराध फांसी पर चढ़ा, उस समय उन्होंने कहा उसके भाग्य में यही लिखा था। परंतु उसके साथ यह भी बात है कि न्याय का यह दंड विधान हत्या विधान है। यदि मेरे लड़के को फांसी ना देकर आजन्म जेल हुई होती तो वह आज छूट आता। न्याय को ऐसा कार्य करने का क्या अधिकार है जिसमें यदि भूल हो तो उसका सुधार भी उसके वश में ना रहे। अब यदि न्याय उसे जिला नहीं सकता तो उसे फांसी देने का क्या अधिकार था। यह न्याय नहीं, बर्बरता है, जंगलीपन है, हत्याकांड है। ऐसे न्याय का जितना शीघ्र नाश हो जाए अच्छा है। दुखी वृद्ध अपने शोकानुमाद में बैठा बक रहा था, परंतु वहाँ ईश्वर के अतिरिक्त उसकी बात सुनने वाला कौन था। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप अपने मित्रों के साथ इन्हें शेयर कीजिए। कल फिर एक कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।